हजारों यात्री आलीशान फेरी पर सवार होकर पोर्ट से रवाना हुए। वे 3 दिन के सफर का आनंद लेने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह देखने में चहल पहल से भरा जहाज जल्द ही समुद्र के बीच ऐसी जेल बन जाएगा जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ ही समय बाद महल जैसे इस जहाज का बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट गया। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्हें केवल जहाज के मलबे के बीच आग में जलते हुए 3 बच्चे मिले। किसी को नहीं पता था कि इस जहाज पर आखिर क्या हुआ था। आज हम 2026 में आई एक स्मार्ट नॉवेल पर आधारित नई ज़ॉम्बी ड्रामा ब्लड क्रूज की कहानी जानेंगे। आइए समय में पीछे चलते हैं और इस जहाज की शुरुआत पर लौटते हैं। एक महिला भारी चमड़े का बक्सा घसीटते हुए भीड़ के बीच से केबिन में जा रही थी, लेकिन कमरे तक पहुंचने से पहले ही एक छोटे लड़के ने उसे देख लिया। वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने गलती से देखा कि चमड़े का बक्सा कुछ बार हिला। जिज्ञासावश वह आगे देखने लगा, लेकिन जल्द ही महिला की नजर उस पर पड़ गई। घबराकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और लड़के को मजबूरन अपने पिता के पास लौटना पड़ा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन वह गलत नहीं था। सचमुच उस बक्से के अंदर कुछ जिंदा था। जल्द ही एक छोटा लड़का बेहोशी से जागा। महिला बिना कुछ कहे बेहोशी का इंजेक्शन निकालती है। कड़वे प्यार के दूसरी ओर एक माँ का प्यार था, लेकिन आखिर में वह भी कुछ नहीं कर सकी। फिर भी एहतियात के तौर पर खाना लेने बाहर जाने से पहले उसने अपने बेटे को मजबूती से बांध दिया। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके बारे में उस छोटे लड़के ने कुछ नहीं बताया। अब देखते हैं कि पिया आगे क्या करती है। बाहर निकलते ही उसने ऊपर देखा। जल्द ही उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसके खाने को देखकर ऐसा लगा जैसे उसमें इंसानी मांस हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद बूढ़ी औरत एक अपराधी से टकरा गई और उसके गिलास की शराब जमीन पर गिर गई। मजबूर होकर वह साफ करने के लिए बाथरूम चली गई। पिया तुरंत उसके पीछे गई। सफाई में व्यस्त बूढ़ी औरत को जरा भी खतरे का एहसास नहीं था। तभी अचानक कोई अंदर आ गया और पिया की हरकत रुक गई। वह उसी उम्र का एक बूढ़ा आदमी था जिसने अभी का दृश्य देख लिया था और उसने कहा, हमारे ख्याल से हमें रूस चले जाना चाहिए। दोनों को जाते देखकर पिया समझ गई कि उसकी योजना फिर टालनी पड़ेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाते ही उसका बेटा वॉल्टर अपनी दांत से काटकर बंधन तोड़ चुका था और अपनी माँ से पहले ही शिकार पर निकल चुका था। कुछ ही देर बाद एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गलियारे से गुजर रहा था कि अचानक उसे कमरे से आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा सीधे खुल गया। वह हिम्मत करके अंदर चला गया। उसने बिस्तर पर रस्सियां, बेहोशी का इंजेक्शन और कोने में बैठे एक छोटे लड़के को देखा। अभी सुनी हुई आवाज को याद करके उसे लगा कि वह किसी अपराधी के अड्डे पर आ गया है। उसने फ्रंट डेस्क पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन रिंग होने से पहले ही उसे पीछे से ठंडा एहसास हुआ। अगले ही पल वॉल्टर उस पर टूट पड़ा। जबरदस्त ताकत के कारण आदमी पलटकर जवाब भी नहीं दे पाया। थोड़ी ही देर में वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा। आखिरकार वॉल्टर ने उसे छोड़ दिया। आदमी ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि लड़के पर लंबे समय तक अत्याचार हुआ है, लेकिन उसने देखा कि वॉल्टर बिल्कुल शांत था। उसे लगा कि वह डर गया है। आवाज सुनकर वॉल्टर फिर जाग उठा। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान उभरी। आदमी यह देखकर दंग रह गया कि उसके मुंह में डरावने दांत निकल आए थे। उसी समय पिया अभी अपने अगले शिकार की तलाश में थी। उसकी नजर एक नशे में धुत महिला पर पड़ी। उसने मदद करने का बहाना बनाया कि वह उसे उसके कमरे तक छोड़ देगा, लेकिन असल में उसने उसे आसानी से अपने कमरे में पहुंचा दिया। यह सब पुलिस उपकप्तान अन्ना की नजर से छिपा नहीं रहा। इस समय अन्ना को नशे में धुत पर्यटकों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अभी अभी अपने विरोधी की मौत का सबूत मिला था। वह जहाज का मुख्य गायक था। अपनी लोकप्रियता के कारण वह घमंडी था। अक्सर अपने साथियों का अपमान करता था और पर्यटकों से भी उसका झगड़ा होता रहता था। पूरे क्रूज स्टाफ के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसी रात जब वह बैक स्टेज की तैयारी कर रहा था तो गलती से उसके बैग से पाउडर बाहर गिर गया। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अन्ना ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसने तुरंत कहा कि वह पुलिस को इसकी रिपोर्ट करे। मैं कप्तान को जरूर बताऊंगी। मजबूर होकर बूढ़ा आदमी धमकी देता हुआ वहां से चला गया। अब उसके दिमाग में बस यही था कि कप्तान से कोई व्यवस्था करवाई जाए। दूसरी ओर जिस आदमी का खून चूसा गया था वह अब पूरी तरह मर चुका था, लेकिन वॉल्टर वहां से नहीं गया और लगातार उसे देखता रहा। जल्द ही उस आदमी की गर्दन पर काटने का निशान उभरा और वह फिर से जिंदा हो गया। उसके कई दांत अपने आप गिर गए और उनकी जगह बेहद नुकीले दांत निकल आए, लेकिन वह वॉल्टर से अलग था। वह न बोल सकता था न सोच सकता था। उसके भीतर केवल खून की प्यास थी और अपने मालिक वॉल्टर की बिना शर्त आज्ञा मानना। और जब पिया ब्लडस्टोन को लेकर कमरे में लौटी तब तक दोनों वहां से गायब हो चुके थे, लेकिन चारों ओर पड़े निशान और जमीन पर पड़े दांत देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो चुका है। लेकिन इस समय पिया के पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। देर तक पास न पहुंच पाने के कारण वह बेचैन हो उठी। उसी दौरान कोई फिर वहां से गुजरा। घर लौटने के बाद उसे सब
कुछ और भी अजीब लगने लगा और उसने अपने चचेरे भाई को सारी बात बता दी, लेकिन उसकी शंका पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहाने के बाद पिया ने ब्लडस्टोन को सीधे मार डाला ताकि वह म्यूटेट न हो सके। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन उठाया और वॉल्टर को ढूंढने निकल पड़ी ताकि वह कोई बगावत न कर सके। लेकिन पिया नहीं जानती थी कि वॉल्टर पहले संक्रमित व्यक्ति को साथ लेकर जहाज में अगले शिकार की तलाश में घूम रहा था। कुछ देर बाद एक बच्चा खिलौने से खेल रहा था कि उसने देखा नीचे रखा समुद्री बॉल अपने आप लुढ़क रहा है। यह अजीब दृश्य देखकर वह डर गया साफ था कि वह अगला निशाना बनने वाला था। बच्चा कुछ पल झिझका और तभी बच्चा अपने माता पिता के साथ तुरंत वहां से चला गया और दोनों की शिकार की योजना फिर से नाकाम हो गई। उन्हें दूसरा निशाना ढूंढना पड़ा। काफी देर बाद भी उन्हें सही शिकार नहीं मिला। वॉल्टर जानता था कि वायरस अभी अभी फैलना शुरू हुआ है। किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान या दहशत नहीं फैलनी चाहिए, इसलिए केवल अकेले पड़े लोगों को ही निशाना बनाया जा सकता था। इसी बीच पिया अब भी उनकी गंध का पीछा कर रही थी, लेकिन वह हमेशा देर से पहुंचती और अपने बेटे को पकड़ नहीं पाती। आखिरकार वह मदद के लिए फ्रंट डेस्क पर गई और उसने कहा, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, हम हमेशा ढूंढ लेते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वह फिर घबरा गई और फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मुझे आपका पूरा नाम, केबिन नंबर और उसके साथ साथ उसका नाम और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। यह सुनकर पिया वहां से भाग गई, क्योंकि जैसे ही वे कमरे की तलाशी लेंगे दोनों के राज तुरंत उजागर हो जाएंगे। दूसरी तरफ संक्रमित व्यक्ति का अब तक कोई पता नहीं था। हालांकि उसके अंदर अभी आदेश मानने की प्रवृत्ति थी, लेकिन वॉल्टर जानता था कि यह तरीका सही नहीं है। उसी समय दूर एक सेल्फी लेता हुआ आदमी उसकी नजर में आया। दोनों ने तुरंत समझ लिया कि यही मौका है और जल्द ही उस व्यक्ति को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उसने फोटो देखते समय अपने पीछे एक बच्चे को देखा जो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था, तो वह अचानक पीछे मुड़ा और देखा, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता उसने उसे मार दिया। डेक के अंत में घूमने आए पर्यटकों का एक समूह आ गया और वॉल्टर को मजबूर होकर उसका शिकार रोकना पड़ा और संक्रमित को लेकर जल्दी वहां से निकलना पड़ा। उसी समय साइमन अपने पिता के सो जाने के बाद चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे उसकी कजिन का मैसेज मिला था जो डेक पर उसका इंतजार कर रही थी। कजिन ने अंदाजा लगाया कि साइमन हाल ही में बहुत हॉरर फिल्में देख रहा है, इसलिए वह हर चीज को उसी नजर से देख रहा। तभी दूर से कुछ अजीब आवाज आई और वहीं फेंका गया ब्लडस्टोन एक कोने में लगातार तड़प रहा था। लेकिन कजिन ने सोचा कि शायद वह सिर्फ नशे में है और जो चीजें उसे अजीब लग रही हैं उन्हें उसने मजाक समझकर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जबकि उसे नहीं पता था कि खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सौभाग्य से दोनों जल्दी ही वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद वह काटा हुआ ब्लडस्टोन पूरी तरह से म्यूटेट हो गया। दूसरी तरफ डैन पहले बहुत बेचैन था, क्योंकि उसे डर था कि ड्रग्स का मामला सामने आ जाए। वह घर भी नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में शो से पहले उसने फिर से ड्रग्स लिया ताकि वह खुद को संभाल सके और स्टेज पर परफॉर्म कर सके। लेकिन ब्रेक के दौरान अन्ना फिर से उसके पास आई और उसे और दबाव में डाल दिया। हालांकि वह वहां से चली गई, लेकिन उसकी बातें डैन के दिमाग में अटक गई। पहले ली गई चीजों का असर अब उसके शरीर पर भारी पड़ने लगा था। फिर भी परफॉर्मेंस खराब न हो, इसलिए वह मजबूरी में वापस कमरे में जाकर खुद को संभालने लगा, लेकिन अब उसका शरीर टूटने की कगार पर था। फिर भी वह स्टेज पर चला गया। उसी समय वॉल्टर संक्रमित व्यक्ति को लेकर जहाज के सबसे ऊपरी बार तक पहुंच गया और जहाज पर वायरस फैलाना शुरू कर दिया। अभी जो व्यक्ति दिखाई दिया था वह संक्रमित लोगों में से एक था। सूचना मिलते ही एक गार्ड मौके पर पहुंचा, लेकिन तभी किसी ने झगड़ा रोक दिया। लेकिन उसने पाया कि संक्रमित व्यक्ति बेहद ताकतवर था और तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। गार्ड उसे पकड़कर ले गया, लेकिन वॉल्टर का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। इस समय उसके मन में इससे भी बड़ा लक्ष्य था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और भीड़ को देखते हुए एक और व्यक्ति को काट लिया। फिर बिना किसी परवाह के जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर पिया भी वहां पहुंची और माँ बेटे की नजरें मिली। दोनों तुरंत वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। दूसरी ओर गार्ड को भी सूचना देने वाला व्यक्ति कुछ अजीब लगा, लेकिन जब उसने रिपोर्ट की तो प्रबंधन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अगर इस तरह की घटना बाहर फैलती तो कंपनी की बदनामी हो सकती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच्चाई छिपाने की यह कोशिश हालात को इतना बिगाड़ देगी कि फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच पिया ने आखिरकार वॉल्टर को रोक लिया और कहा, तुम्हारी वजह से प्राचीन लोग पहले ही हमारे पीछे पड़ चुके हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, वे तुम्हें मार डालेंगे। तो वॉल्टर ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले ही फैल चुका हूँ। जमीन पर पड़े सड़े हुए दांतों को देखकर पिया समझ गई कि संक्रमित केवल
केवल एक नहीं है। इसी दौरान वॉल्टर उसकी हैरानी का फायदा उठाकर भागने लगा, लेकिन भागने से पहले ही पिया ने उसे फिर पकड़ लिया। उसने बेटे से कहा कि वायरस फैलाना बंद कर दे, नहीं तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। माँ के नियंत्रण में लंबे समय तक जीते जीते वॉल्टर तंग आ चुका था। उसके मन में यह भ्रम बैठ चुका था कि इंसानों का विनाश ही उसकी आजादी का रास्ता है। पिया लगातार उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसका धैर्य जवाब दे गया तो उसने बेहोशी का इंजेक्शन निकाल लिया और वॉल्टर नहीं नहीं बचाओ बचाओ और उसकी चीख सुनते ही आसपास के पर्यटकों का ध्यान उधर चला गया। मजबूर होकर पिया को वहां से हटना पड़ा। इसी का फायदा उठाकर वॉल्टर रिसेप्शन पर पहुंचा। अन्ना की पूछताछ के दौरान उसने झूठ बोल दिया कि उसकी माँ उसके साथ जबरदस्ती करना चाहती है। इंसानों का ध्यान भटकाकर वह तुरंत वहां से भाग निकला। वापस बार में पहुंचते ही उसने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया। अंधेरा माहौल और उसका दुबला पतला शरीर देखकर पर्यटकों को केवल हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हो चुका है, लेकिन वॉल्टर का असली निशाना वह बूढ़ा आदमी था जो कुछ देर पहले शराब पीकर नशे में था। थोड़ी देर बाद वह अपना कार्ड स्वाइप करके स्टाफ डॉर्मिटरी में चला गया, जहां लोग नहा रहे थे। वह जगह वॉल्टर के लिए हमला करने का सबसे आसान मौका थी। उसने देखा कि वह अंदर जा रहा है और खुद भी उसके पीछे पीछे घुस गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाला था, किसी ने आवाज लगाई, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ केवल स्टाफ आ सकता है। इसी दौरान बूढ़ा आदमी अपने कमरे में लौटते ही बेहद असहज महसूस करने लगा। उसने मुंह से बहुत सारा खून उगल दिया और उसे लगा कि उसके दांत भी ढीले हो रहे हैं। वह किसी तरह आईने के सामने पहुंचा, लेकिन हल्का सा छूते ही उसके दांत निकलकर गिर पड़े। यह अजीब नजारा देखकर वह घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। तभी वॉल्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर साइमन अपनी बहन के साथ बात कर रहा था कि तभी उसने वही शराबी आदमी देखा जो पहले कोने में गिरा हुआ था। उसकी बहन ने फिर से अपना फोन उठा लिया, लेकिन साइमन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तभी अचानक पिया वहां आ गई। उसने संक्रमित व्यक्ति को तुरंत अपने कब्जे में लिया और साइमन ने पिया को पहचान लिया। वही रहस्यमयी महिला थी जिसने पहले भी उसे अजीब महसूस कराया था, लेकिन पिया ने किसी की परवाह नहीं की। उसने तुरंत संक्रमित व्यक्ति की गर्दन मरोड़ दी और उसकी लाश को गहरे समुद्र में फेंक दिया। वायरस पूरी तरह फैलने से पहले वह हर संक्रमित व्यक्ति को खत्म कर देना चाहती थी। हालांकि ये केवल निम्न स्तर के संक्रमित थे जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और इंसानों के बीच छिपकर काम करने की वजह से उसकी गति बहुत धीमी थी। इस फैलते वायरस को देखकर वह केवल दुखी हो सकती। इसी समय मोटी महिला गलियारे में एक कमरा ढूंढ रही थी। अगले ही पल वह घबराकर रिसेप्शन पर पहुंची और बोली कि एक लड़की को जबरदस्ती कमरे में ले जाया गया है, लेकिन उसने साफ नहीं देखा था कि वह व्यक्ति कौन था। अभी अभी पहुंची अन्ना अपने साथियों के साथ अलग अलग कमरों में तलाश करने लगी। काफी देर खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि कुछ हुआ नहीं था, बल्कि कमरे में कोई था ही नहीं। तभी कप्तान की आवाज सुनकर अन्ना उसकी ओर बढ़ी। उसने अपने साथियों को पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अन्ना उस कमरे तक पहुंची जहां से आवाज आई थी। दीवार पर खून के निशान थे। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी फिर से जिंदा हो चुका था। दूसरे संक्रमितों की तरह उसने भी अपने सड़े हुए दांत उगल दिए, लेकिन इस बार वॉल्टर ने अपनी कलाई काटकर उसे अपना काला खून पिलाया। धीरे धीरे बूढ़े आदमी की आंखें साफ होने लगी। दरअसल वॉल्टर का खून पीने के बाद वह भी उसकी तरह बुद्धिमान उच्च स्तर का संक्रमित बन गया था। इतना ही नहीं, वॉल्टर ने उसे एक रक्त पत्थर भी दिया जिससे उसके शरीर की पीड़ा कम हो सके। जो बूढ़ा आदमी अभी अभी मरने की हालत में था वह पूरी तरह बदल चुका था। वॉल्टर ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि बूढ़ा आदमी भी इंसानों से उतनी ही नफरत करता है जितनी वह खुद करता है। अपने जैसे किसी को पाकर उसने वर्षों से दबा हुआ अपना गुस्सा पहली बार खुलकर जाहिर किया। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। तब पता चला कि वॉल्टर की उम्र पहले ही 143 साल हो चुकी है। वह और पिया दोनों ही प्राचीन जाति के सदस्य हैं। उनका असली जन्म स्थान क्या है यह किसी को नहीं पता। वे निम्न स्तर के संक्रमितों से बिल्कुल अलग हैं। वे न केवल बुद्धिमान हैं बल्कि अपने घाव खुद भर सकते हैं और बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। उनकी केवल एक कमजोरी है, उन्हें समय समय पर खून पीना पड़ता है, वरना उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगती है और उन्हें न तो क्रॉस से डर लगता है, न पवित्र जल से और न ही धूप से। उसके अनुसार उसकी जाति अमर है। वॉल्टर का मानना था कि उसकी जाति सबसे श्रेष्ठ है। यही वजह थी कि वह इंसानों को बेहद कमजोर समझता था। वह चाहता था कि उसकी माँ अपनी आंखों से देखे कि इंसान कितने कमजोर हैं। इससे उसकी माँ इंसानों के प्रति अपनी दया छोड़ देगी और इस जहाज पर मौजूद यह आदमी उसका पहला लक्ष्य था। वह बूढ़े आदमी को अपना ही साथी बनाना चाहता था ताकि अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर सके। दोनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पूरे जहाज में लगे सिग्नल टावरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उधर सदमे की हालत में लौट
लौटी अन्ना अपने हाथों पर लगे खून को घूरती रही। उसने फेडरेशन से मदद मांगने के लिए फोन किया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में भी पता चला कि जमीन से पूरा संपर्क टूट चुका है। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाकर जांच करने वाले थे, दो अनजान यात्री काफी देर से दरवाजे के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। बूढ़ा आदमी कहता है, कैप्टन आप मुझसे बात करना चाहते थे? कैप्टन कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन अभी हालात थोड़े ज्यादा बिगड़े हुए हैं, इसलिए शायद हम ये बात कल करेंगे। इस समय कैप्टन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। लगातार परेशान कर रहे बूढ़े आदमी को देखकर वॉल्टर अब खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल कैप्टन की नजर उस आदमी के दांतों पर पड़ी। बूढ़े आदमी ने कमजोर नजरों से कैप्टन की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसकी टोपी उतार दी और कहा, मुझे लगता है अब हमें इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। दूसरी ओर अन्ना ने आखिरकार बंद करके रखे गए संक्रमित व्यक्ति को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी सुरक्षा प्रमुख वापस सिक्योरिटी रूम में लौटा। उसने बताया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने कहा कि उसके साथी को एक यात्री ने काट लिया था और उसके बाद वह खुद लोगों पर हमला करने लगा। मजबूरी में अन्ना को उसे मारना पड़ा। उसे लगा कि उसके लक्षण बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसे हैं जिसे पहले बंद किया गया था। संभव है कि पूरे क्रूज पर कोई जानलेवा वायरस फैल रहा हो, लेकिन कैप्टन को इतनी अजीब बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि अन्ना मजाक कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वही मृत साथी दोबारा घबराया हुआ चलता दिखाई दे रहा था। लेकिन यह दृश्य देखकर अन्ना और भी उलझन में पड़ गई और उधर साइमन और उसकी बहन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उन्हें पता चला कि बूढ़े आदमी को काटा गया था, तभी पिया भी वहां पहुंच गई। कुछ सोचने के बाद वे दोनों वापस उसी जगह पहुंचे जहां उन्हें पहली बार सबसे ज्यादा खून दिखाई दिया था। वहां जमीन पर खून के निशान और टूटे हुए दांत पड़े थे। थोड़ी ही देर बाद मोटी महिला की साथी भी बदहवास हालत में लौट आई। शुरुआत में उसे खतरे का एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी साथी ने किसी हैंडसम लड़के के साथ ज्यादा शराब पी ली होगी, लेकिन जब उसने देखा कि वह बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तब मोटी महिला को धीरे धीरे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसने उससे पूछा कि क्या किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था? अगले ही पल उसने साथी के कंधे पर काटने का निशान था। तभी वह उसकी ओर मुड़ी और घूरने लगी। उसने क्या किया? तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं किसी को बुलाकर सब ठीक करवा दूंगी। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। चलो, किस्मत अच्छी थी कि उसकी साथी में बदलाव अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए मोटी महिला वहां से बचकर निकल गई। लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह बुजुर्ग दंपति जो पहले बच निकले थे, अपने पुराने दोस्त एलन के साथ बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने थोड़ी दूर अफरा तफरी देखी। तभी खून से सने हाथों वाली एक महिला अंदर लाई गई। तीनों आदमी भी उसके साथ घिर गए। उसके साथी ने बताया कि उसे किसी ने काट लिया है और बाहर मौजूद सभी लोग पागलों की तरह हमला कर रहे हैं। सभी ने तुरंत रेस्तरां का दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय दूसरी ओर अन्ना को एहसास हुआ कि उसका साथी भी शायद संक्रमित होकर बदल चुका है। तभी उसने गलियारे के आखिर में पिया को देखा। उसे लगा कि वह बस एक सामान्य पर्यटक है। वह अभी भी उसकी चिंता कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके साथी को बिना किसी प्रतिरोध के कमरे के अंदर धक्का देकर ले जाया गया। सीसीटीवी की फुटेज और अन्ना की घबराहट देखकर कैप्टन को भी अब आधा विश्वास होने लगा। नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका था और कंट्रोल रूम से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इससे साफ हो गया कि शायद अन्ना सच कह रही थी। इसी बीच पुल पर जाकर शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई। दूसरी ओर रेस्तरां में मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है। इसी दौरान रेस्तरां का मुख्य दरवाजा लगातार जोर जोर से पीटा जा रहा था और हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। उन्हें यह नहीं पता था कि खतरा केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर मौजूद लोग भी कभी भी खून के प्यासे राक्षसों में बदल सकते हैं। दूसरी ओर संचार पूरी तरह बंद हो जाने के बाद यह विशाल क्रूज शिप बारिश के बीच एक अकेले द्वीप की तरह बन चुका था। अब भी कई अनजान पर्यटक इस अफरा तफरी से बेखबर थे। वॉल्टर और उसके साथी अब भी खुलकर घूम रहे थे, लेकिन सिग्नल जानबूझकर नष्ट कर दिए जाने के कारण अभी भी कई यात्री इस खतरे से पूरी तरह अनजान थे। बार में आराम से मौजूद भीड़ को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों पर नजर रख रही अन्ना बेहद चिंतित थी, लेकिन वह किसी भी तरह दूसरी तरफ संपर्क नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर रेस्तरां में मौजूद लोग पहले ही ज़ॉम्बीज़ के हमले का शिकार हो चुके थे। तभी एक अनजान सुरक्षा गार्ड वहां से गुजरा। आवाज सुनते ही वह तुरंत अंदर चला गया। यह दृश्य देखते ही उसने अपने साथी को तुरंत सावधान किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही रेस्तरां में मौजूद लोगों ने दरवाजे के बाहर से दर्दनाक चीखें सुनी, लेकिन उनके पास दूसरों की चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि अंदर मर चुका व्यक्ति भी उसी समय दोबारा जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। सामने यह दृश्य देखकर सभी लोग
लोग डर गए। दूसरी ओर अन्ना सिर्फ अपने साथियों को देख सकती थी। सौभाग्य से तभी उसे याद आया कि आज फ्रंट डेस्क पर अभी भी एक सहकर्मी मौजूद है। उसने उससे संपर्क किया और कहा कि तुरंत घोषणा करके सभी मनोरंजन स्थलों को बंद कराया जाए, सभी यात्रियों को अपने अपने कमरों में लौटने के लिए कहा जाए और सभी कर्मचारियों को कैंटीन में आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया जाए। इसी बीच अभी अभी जॉम्बी को मार चुकी पिया भी यह घोषणा सुनकर कैंटीन की ओर चल पड़ी। उसी समय अन्ना भी कैंटीन पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि फ्रंट डेस्क वाली सहकर्मी गायब थी। वहां केवल डैन खड़ा था। तभी उसे अचानक याद आया कि कुछ समय पहले उसे काटा गया था, लेकिन उसके हाथ को पूरी तरह सही देखकर घबराई हुई अन्ना ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि शायद उस समय की अफरा तफरी में उसे गलतफहमी हुई होगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ उच्च स्तर के जॉम्बी स्वयं ठीक होने की क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर डैन को जैसे ही पता चला कि सभी कर्मचारी बैठक के लिए जा चुके हैं, उसने तुरंत समझ लिया कि यह एक बेहतरीन मौका है। अगर वह इन सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दे तो पूरे क्रूज शिप की व्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। यह सोचते ही वह और उसका साथी जहाज में घूमने लगे और लगातार उन निम्न स्तर के ज़ॉम्बीज को नियंत्रित करने लगे जिनके पास कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। इसी दौरान घोषणा सुनकर साइमन और उसकी बहन अपने कमरे की ओर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में वे उस रेस्तरां के पास से गुजरे जहां दूर अफरा तफरी मची हुई थी। उन्होंने तुरंत इस दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल उनकी गंध सूंघकर ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा। दोनों भाई बहन घबरा कर भागने लगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि रास्ते में उनकी मुलाकात अपने पिता से हो गई, जो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकले थे और अभी अभी जागे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों के पास समझाने का समय नहीं था। वे अपने पिता को लेकर भागने लगे। तभी पीछे से पागल जॉम्बी उनका पीछा करते हुए आ पहुंचे। चारों ओर से घिरते ज़ॉम्बीज को देखकर तीनों घबरा कर दौड़े। सौभाग्य से एक दयालु वेटर ने समय रहते उन्हें अंदर आने दिया और ज़ॉम्बीज के पहुंचने से कुछ क्षण पहले दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वहां का मुख्य दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था और उस जगह से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तभी सौभाग्य से इधर उधर घूम रहे डैन और उसका साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। केवल एक ज़ॉम्बी वहीं रुका रहा और जाने को तैयार नहीं हुआ। कुछ देर बाद दरवाजा भी टूट गया। जल्द ही ज़ॉम्बी अंदर आ गया, लेकिन उसे उन तीनों का कोई पता नहीं चला, क्योंकि वे तीनों स्विमिंग पूल फव्वारे के बीच में छिपे हुए थे। वेटर भी ज्यादा देर तक वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। मौका मिलते ही वे चुपचाप वहां से निकल गए। दूसरी ओर रेस्तरां में मौजूद लोगों ने ज़ॉम्बी को बांध दिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वायरस कैसे फैलता है, इसलिए जिस व्यक्ति को काटा गया था उसे नहीं बांधा गया। तभी बाहर सब कुछ शांत हो गया। किसी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि ज़ॉम्बी सचमुच गायब हो चुके हैं। और तभी बुजुर्ग दंपति अभी सोच ही रहे थे कि काटा गया व्यक्ति अचानक ज़ॉम्बी होकर सभी पर टूट पड़ा। रेस्तरां में फिर से अफरा तफरी मच गई। सभी लोग दरवाजे की ओर भागे। बाहर निकलने की कोशिश में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि रास्ता जाम हो गया। सौभाग्य से एलन सबसे पीछे रह गया और उसने अपने साथियों को भागने का मौका देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। कोई और रास्ता नहीं था। दोनों घबराकर भागने लगे, लेकिन कमरे की ओर जाते समय उन्हें दीवार की ओर मुंह करके छिपा हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। दयालु बुजुर्ग महिला तुरंत उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल सौभाग्य से उनका कमरा ज्यादा दूर नहीं था और दोनों किसी तरह ज़ॉम्बी के पहुंचने से पहले अंदर घुस गए। लेकिन अब वे भी कमरे के अंदर पूरी तरह फंस चुके थे। उसी समय क्रूज शिप पर मौजूद लगभग सभी कर्मचारी कैंटीन में इकट्ठा हो चुके थे। सभी सुरक्षा प्रमुख के आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। यह देखकर अन्ना ने खुद ही नेतृत्व संभाल लिया। उसने सुझाव दिया कि वह और कप्तान इंजन रूम जाए, जबकि बाकी लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ढूंढें जिनसे बाहरी दुनिया से संपर्क किया जा सके। अगर जरूरत पड़े तो खिड़की भी तोड़ दी जाए। किसी भी तरह जहाज को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बिना चालक के यह नेविगेशन के अनुसार अपने अगले पोर्ट की ओर बढ़ता रहेगा। आखिरी मोड़ पार करने के बाद यह सीधे पोर्ट से टकरा जाएगा। अगर जहाज को रोक लिया जाए तो लाइफ बोट छोड़ी जा सकती है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। इसी समय पिया काफी देर से नीचे छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। वह इंसानों की अगली योजना जल्द से जल्द जानना चाहती थी, ताकि वायरस के फैलाव को रोकने की अपनी योजना बेहतर तरीके से बना सके। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि उसी समय डैन और उसका साथी ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ को नियंत्रित करके दरवाजे के बाहर पहुंच चुके थे और डैन अन्ना पर हमला कर देता है। और तभी पिया आ गई और पिया को लगा कि उसके बेटे को सामने वाले ने बहका दिया है और बूढ़े आदमी को मारने लगती है। और तभी डैन पिया से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह योजना तो तुम्हारे बेटे की थी। यह सुनकर पिया और भी गुस्से में आ गई और उसने एक बार फिर डैन की टांग तोड़ दी और कहा, शायद जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम ही हो। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और वॉल्टर वहां आ गया और बूढ़े आदमी को वहां से भाग जाने के लिए कहा। इसके बाद डैन मजबूर होकर लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। वहीं पहली बार
माँ और बेटा बैठकर दिल की बात करने लगे। पिया ने उससे कहा कि संक्रमण जमीन तक फैल जाएगा, तो वॉल्टर कहता है, तुम बस यही कहते रहती हो कि संक्रमण फैल रहा है, हम युद्ध विराम पर नहीं हैं। यह सुनकर पिया को एहसास हुआ कि उसने हमेशा अपने बेटे को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा था। पिया समय समय पर घर इसलिए बदलती रहती थी ताकि इंसानों को उनके अमर होने का रहस्य पता न चल सके, लेकिन इस समय वॉल्टर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर साइमन और उसके पिता भाग रहे थे। तभी उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को एक दिशा में भागते हुए देखा। दरअसल वे लोग मिलकर लाइफ बोट से भागने की तैयारी कर रहे थे। पिता अपने बेटे को लेकर तुरंत उनके साथ जाने लगे, लेकिन साइमन ने कहा कि उसकी माँ अभी तक नहीं मिली है और वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उधर बुजुर्ग दंपति ने भी यह सब खिड़की से देखा। दोनों समझ गए कि वे यह मौका नहीं खवा सकते। उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर देखा। उन्हें पता चला कि दरवाजे के बाहर मौजूद ज़ॉम्बी जा चुके थे। इसी समय वॉल्टर और उसके साथी के नियंत्रण के बिना निम्न स्तर के ज़ॉम्बी भी कैंटीन छोड़ चुके थे। बचे हुए लोग बाहर निकल आए, लेकिन जो लोग बाहर निकले उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अन्ना अभी हुई अफरा तफरी में घायल हो चुकी थी। अन्ना ने कहा कि वह अकेले रहकर खुद पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी होने की आशंका है। साथियों के चले जाने के बाद उसने खुद को हथकड़ी से रेलिंग से बांध लिया, ताकि अगर वह ज़ॉम्बी हो जाए तो किसी और के लिए खतरा न बने। किसी भी पल उसका परिवर्तन शुरू हो सकता था। उसी समय अन्ना और उसका साथी दर्द सहते हुए जल्दी से कंट्रोल रूम पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कंट्रोल पैनल पूरी तरह नष्ट किया जा चुका था और कप्तान भी ज़ॉम्बी होकर बदल चुका था। अब जहाज को रोकने का एकमात्र तरीका था कि वे जहाज के सबसे नीचे स्थित इंजन कंट्रोल रूम तक पहुंचे और इंजन बंद करें, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद कठिन था। तभी उन्होंने देखा कि यात्री खुद ही लाइफ बोट उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बिना प्रशिक्षण के लाइफ बोट चलाना कितना खतरनाक होता है, खासकर तेज रफ्तार से चल रहे क्रूज शिप पर। दोनों उन्हें रोकने के लिए नीचे दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गलत तरीके से संचालन करने के कारण लाइफ बोट सीधे लोगों समेत समुद्र में पलट गई। सौभाग्य से साइमन की अपने पिता से बहस हो गई थी और बुजुर्ग दंपति भी देर से पहुंचे थे, इसलिए वे मौत की उस नाव में सवार नहीं हुए। लेकिन अब उनके पास समय नहीं था और साइमन तुरंत अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। बुजुर्ग ने भी कहा कि वह मदद करेगा। वे सभी फिर से किचन में पहुंचे ताकि कुछ हथियार ढूंढ सके। तभी कप्तान ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए वे लोग पहले अपनी अपनी तैयारी करें। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी समय वह पूरी तरह ज़ॉम्बी होने की कगार पर था। बाकी लोग चाकू, डंडे और कैंची जैसी चीजें हथियार के रूप में इकट्ठा करने लगे। वहीं उन्हें एक टेलीफोन भी मिला। साइमन ने अपने कमरे में फोन मिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉल सचमुच लग जाएगी। माँ यहीं है, वह जिंदा है। साइमन ने अपनी माँ से कहा कि वह कहीं न जाए, वह जल्द ही उसे लेने आएगा। माँ ने हामी भर दी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह पहले ही ज़ॉम्बी हो चुकी है। उसी समय दूसरी ओर पूरी तरह बदल चुकी अन्ना भी सक्रिय हो गई। दूसरी तरफ पिया अभी भी ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी। तभी उसने गलियारे में अन्ना को देखा, लेकिन सामने पूरी तरह बदल चुकी अन्ना को मारने के बजाय उसने अपनी कलाई काटी और अपना खून उसे पीने के लिए दिया। पिया जानती थी कि यह तरीका हमेशा काम नहीं करेगा। उसने पहले कैंटीन में अन्ना को बोलते हुए सुना था। वह एक समझदार और दृढ़ विचारों वाली इंसान थी और उसके लक्ष्य भी पिया से मिलते थे। शायद उसके साथ मिलकर कोई समाधान निकाला जा सकता था। कुछ ही देर में अन्ना एक उच्च स्तर की ज़ॉम्बी बन गई और उसकी आंखों में फिर से चेतना लौट आई। इसके बाद पिया ने जोर लगाकर अपना अंगूठा काट दिया। अन्ना की मदद करने के बाद पिया उसे लॉबी में ले गई और कहा कि वह किसी इंसान का शिकार चुन ले, यही बेहतर तरीका है। लेकिन अन्ना, जिसकी इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, ऐसा नहीं कर सकी। तभी एक महिला अपने साथ कीमती सामान से भरी ट्रॉली धकेलते हुए वहां से गुजरी और आखिरकार अन्ना ने अपना निर्णय ले लिया और उसने उस महिला को मार दिया। पिया ने कहा कि वह भले ही अच्छा इंसान न हो, लेकिन वह बिना वजह इंसानों की हत्या नहीं करती। वह केवल भूख लगने पर ही शिकार करती है। उसके अनुसार यही प्रकृति का नियम है। जैसे शेर और बकरी में अच्छा या बुरा नहीं होता। बकरी का शिकार होने पर हमेशा उसी का पक्ष नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शेर को भी जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। लेकिन वह एक सोचने समझने वाला प्राणी है, दिमागहीन निम्न स्तर का ज़ॉम्बी नहीं। अगर उन ज़ॉम्बीज को खत्म नहीं किया गया तो जैसे ही वे पूरे जहाज में फैलेंगे, वायरस पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए। पिया की यह बात आखिरकार अन्ना के दिल को छू गई। दोनों ने मिलकर हर जगह ज़ॉम्बीज का सफाया करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर रुक गए। इस तरह बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। ऐसे तो कभी सभी ज़ॉम्बी खत्म नहीं होंगे, हमें इससे बेहतर तरीका सोचना होगा। दूसरी ओर वॉल्टर फिर से डैन के पास पहुंचा और कहा कि वह सिर्फ अपनी माँ को उससे बचाना चाहता, लेकिन डैन ने कहा कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी शपथ से विश्वासघात किया है। और फिर वॉल्टर ने कहा, अगर मैं न होता तो तुम भी उन्हीं में से एक होते। तो डैन ने कहा कि वॉल्टर ने 100 साल से भी ज्यादा समय व्यर्थ गंवा दिया। उसने अपनी प्राचीन जाति का गौरव बिल्कुल भी नहीं दिखाया। वह सिर्फ अपनी माँ के पास लौटकर
वॉल्टर एक आज्ञाकारी बेटा बनने लायक। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भागो। क्रूज पर वायरस पूरी तरह फैलने के बाद भी कुछ यात्री जिंदा बच गए थे और एरन उन्हीं में से एक था। वह सावधानी से सामने पहुंचा और जल्द ही उसे कोने में रोती हुई मोटी दिखाई दी। तो एरन ने उससे पूछा कि तुम्हारे कान से खून बह रहा है। तो मोटी ने कहा, यह काटने का निशान नहीं है, यह कान की बाली से हुआ है। वे आखिर कहाँ जा रहे हैं? अब समय को 15 मिनट पीछे ले चलते हैं। इस समय काले और उसके साथियों को आखिरकार कप्तान की हालत पर शक हो गया। कप्तान भी समझ गया था कि देर सबेर वह जॉम्बी हो जाएगा। उसने कंट्रोल रूम का एक्सेस कार्ड काले को दे दिया और सबके जाने के बाद खुद अपनी जान ले ली। दूसरी ओर जहाज के निचले हिस्से की ओर गए लोग सुरक्षित कंट्रोल रूम तक पहुंच गए और सफलतापूर्वक क्रूज का इंजन बंद कर दिया। धीरे धीरे रुकते जहाज ने बूढ़े डैन की सारी योजना बिगाड़ दी, जो किनारे पहुंचने के बाद इंसानी समाज में खुलकर तबाही मचाने का सपना देख रहा था। इसके विपरीत अन्ना बहुत खुश थी। कम से कम इससे बचे हुए लोगों की जान फिलहाल सुरक्षित हो गई थी और जमीन भी अब ज्यादा दूर नहीं थी। बचाव दल अधिकतम 1 घंटे में यहाँ पहुंच सकता था, लेकिन पिया यह सुनकर हैरान रह गई और तुरंत पूरी जहाज को जलाने की बात कहने लगी। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी, यही एकमात्र रास्ता है और कुछ ही हफ्तों में यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जब उसने देखा कि वह सामने वाले को उसके चरमपंथी विचार से नहीं रोक सकता, तो अन्ना ने सहमत होने का नाटक किया। दोनों अलग अलग हो गए। वह जहाज के निचले हिस्से की ओर गई और अन्ना ऊपर की ओर चली गई। यह सब सिर्फ सामने वाले को शांत रखने के लिए था। वह जल्दी से रिसेप्शन पर पहुंची और प्रसारण के जरिए बचे हुए लोगों को तुरंत लाइफ बोट तक पहुंचने की सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिया यह सुनते ही अपनी योजना तेज कर देती है। वह पूरी तरह जॉम्बी न हुए एक इंसान को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है, फिर उसकी कलाई पर घाव कर देती है और आसपास के जॉम्बी तुरंत खून की गंध से आकर्षित हो जाते हैं। पिया उसे धीरे धीरे घसीटकर नीचे ले जाती है। उसी समय आवाज सुनकर बूढ़ा डैन भी वहां पहुंच जाता है। यह देखकर कि सामने वाला भी उच्च स्तर का जॉम्बी बन चुका है, वह तुरंत समझ जाता है कि यह सब पिया की चाल है। लेकिन अन्ना को इस समय उसकी परवाह नहीं थी। वह डैन को पूरी जहाज जलाने की योजना बताने में लगी रही। अन्ना को लगा था कि बूढ़ा डैन उसका साथ देगा, लेकिन अगले ही पल उसने अन्ना को बंद कर दिया। बेचारी अन्ना अब भी अपनी पहचान नहीं बदल पाई थी और खुद को एक साधारण इंसान ही समझती थी। उसके बाद बूढ़े डैन ने जहाज के सभी फायर सेंसर बंद कर दिए। इंसानी समाज में लंबे समय तक रहने की वजह से वह आधुनिक हथियारों की ताकत अच्छी तरह जानता था। अगर सरकार को मौजूदा हालात का पता चल गया तो इतने कम जॉम्बी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मुख्य भूमि पर लौटकर छिपना और फिर सही समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छा रास्ता था। हर उच्च स्तर का जॉम्बी अपनी अपनी सोच के लिए लड़ रहा था। केवल बेचारी अन्ना ही अब भी 2 राहों पर खड़ी थी। वह अपनी इंसानी पहचान भी नहीं छोड़ना चाहती थी और जिंदा रहने के लिए शिकार करना भी उसकी मजबूरी थी। उधर वॉल्टर भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। बूढ़े डैन की डांट के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कभी सच में बड़ा ही नहीं हुआ। जैसा डैन ने कहा था, वह सिर्फ जीतने के मामले में उससे ज्यादा परिपक्व था। अकेला छोड़ दिया गया वॉल्टर फिर से अकेलेपन में डूब गया। इस समय वह सिर्फ अपनी माँ की माफी चाहता था। दूसरी ओर इंजन बंद करने के बाद सब लोग डेक पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सबसे पीछे चल रही बुजुर्ग महिला को अचानक पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। जब साइमन के पिता को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने घबराकर अपनी भतीजी को अपने सामने खींच लिया। हालांकि पहले से तैयार बुजुर्ग महिला ने किसी तरह हादसा होने से रोक दिया, लेकिन साइमन के पिता के इस व्यवहार से सभी निराश हो गए। शर्म के कारण वह खुद ही टीम छोड़कर चला गया। बाकी लोगों को भी अपने अपने परिवार वालों को ढूंढना था, इसलिए वे अलग अलग हो गए। तभी साइमन और उसके साथी गलियारे में पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में ज़ोंबीज को गुजरते देखा। उसी समय अपनी माँ से नाराज वॉल्टर भी कमरे से बाहर आ गया। उसने तुरंत पीछे खड़े दोनों इंसानों को देख लिया, लेकिन वॉल्ट ने उन पर हमला नहीं किया। उसकी माँ को सबसे ज्यादा नफरत लोगों की हत्या से थी। अब वह सिर्फ उसकी माफी चाहता था, इसलिए उसने पहले कोई परेशानी खड़ी नहीं की। जल्द ही पिया सबको लेकर पार्किंग एरिया पहुंच गई और वॉल्टर भी उनके पीछे पीछे वहीं आ गया। पिया की देखभाल में फंसे जॉम्बी आखिरकार चीखने लगे। उसने मौका पाकर कार से पेट्रोल निकाला और कारों के सहारे ज़ॉम्बीज से बचते हुए निकल गई। फिर उसने अपने और अपने बेटे की तस्वीर को ध्यान से देखा। माँ को रोता देखकर वॉल्टर को लगा कि वही उसकी तकलीफ की वजह है। उसने पहले की तरह बार बार माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? फिर पिया ने कहा, मेरे बेटे, बिल्कुल कर सकती हूँ। पिया ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जब वॉल्टर ने अपनी माँ के हाथ में लाइटर देखा तो उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो वॉल्टर ने पूछा, आप क्या कर रही हैं? तो पिया ने कहा, इसमें तुम्हारी
तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वॉल्टर चीखता रहा और कहता रहा, मुझे जाने दो। तो पिया कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। पिया ने अपने जैसे बहुतों की मौत देखी थी, इसलिए छिपकर रहना और धैर्य रखना ही उसके लिए जीने का तरीका था। दुनिया पर उसके अविश्वास ने उसे अपने बेटे को खोने से डरा दिया और वही डर धीरे धीरे अत्यधिक नियंत्रण में बदल गया। आखिरकार वॉल्टर पहले से ज्यादा विद्रोही बन गया। यह सब समझने के बाद पिया पूरी तरह निराश हो गई। उसके लिए मौतंत नहीं थी, बल्कि सैकड़ों सालों के दर्द से सच्ची मुक्ति थी। साथ ही वह यह भी समझ गया कि वॉल्टर को हमेशा इसी अंधेरी जिंदगी में जीना पड़ेगा। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी उसी पीड़ा से गुजरे, ना ही वह चाहती थी कि आगे चलकर वह और मुसीबतें खड़ी करे या प्रयोगशाला में पकड़कर उस पर शोध किया जाए। इसलिए उसने तय किया कि वे दोनों इस भयानक दुनिया को साथ छोड़ देंगे। और जल्द ही सभी ने एक जोरदार विस्फोट महसूस किया। उसी समय रिसेप्शन के पास मौजूद काले ने प्रसारण के जरिए सभी झिझक रहे बचे हुए लोगों को अपने सबसे नजदीकी कंट्रोल डेक पर जल्दी पहुंचने के लिए कहा। प्रसारण सुनते ही अन्ना को तुरंत रिसेप्शन पर पड़े अपने साथी की लाश याद आ गई। उसने कैमरे के जरिए आवाज लगाई और उम्मीद के मुताबिक दूसरी ओर मौजूद काले से संपर्क हो गया। यह सुनते ही काले तुरंत वहां पहुंच गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि अन्ना को काटा जा चुका था। फिर भी अन्ना के हाव भाव और बोलने का तरीका सामान्य इंसानों से अलग नहीं था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। अंदर आने के बाद उसने देखा कि अन्ना में सचमुच कोई असामान्यता नहीं थी। इसके बाद दोनों मिलकर बचे हुए यात्रियों को बाहर निकालने लगे। दूसरी ओर कमरे में पहुंचे साइमन और उसकी बहन ने देखा कि उनकी घायल माँ पहले ही बेहोश हो चुकी थी। बड़ी बहन तुरंत समझ गई कि उनकी माँ ज़ॉम्बी हो चुकी है। उसने तुरंत अपने भाई को वहां से निकलने के लिए खींचा, लेकिन तभी उनके पिता अचानक दरवाजे के बाहर दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे भी ज़ॉम्बी हो चुके थे। अंदर आते ही उन्होंने सीधे साइमन को बिस्तर पर पटक दिया। संकट की उसी घड़ी में जो माँ अब ज़ॉम्बी होने वाली थी, वह अचानक उठ खड़ी हुई और आखिरी बार अपने बेटे की रक्षा की। मजबूरी में साइमन और उसकी बहन को वहां से भागना पड़ा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उनकी माँ और पिता दोनों की वहीं मौत हो गई। दूसरी ओर परिवार की तलाश में निकले बूढ़े व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। रेडियो सुनने के बाद सबने जल्दी से बुजुर्ग महिला को साथ लेकर वहां से निकलना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल दूसरी ओर से एक चीख सुनाई दी। बुजुर्ग महिला रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी और सभी को भागना पड़ा। सौभाग्य से बाकी सभी लोग सुरक्षित थे और तभी मोटी ने देखा कि सॉल और डैन बच रहा है, तो उसने साल खींच दिया और तभी डैन ने सबको समझाया कि वह बाकी ज़ॉम्बीज़ जैसा नहीं है और उनसे शांत रहने की अपील की। तभी अन्ना भी भीड़ से बाहर आ गई और तभी डैन समझ गया कि उसकी योजना अपूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने अपने पास खड़ी मोटी लड़की को पकड़ लिया। अन्ना ने खुद को जबरदस्ती शांत किया और कहा कि उसे जाने दो और तभी अन्ना अचानक सामने आ गई और फिर डैन ने तुरंत मोटी को दूर धक्का देकर भागने का मौका दिया। अन्ना यह देखकर चौंक गई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। इस समय पूरा जहाज धुएं से भर चुका था और चारों ओर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अन्ना सावधानी से आगे बढ़ रही थी कि तभी अगले ही पल डैन ने पीछे से हमला करके उसका गला पकड़ लिया। लेकिन अब अन्ना के शरीर की बनावट पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने पूरी ताकत से डैन का हाथ पकड़कर खींचा। दोनों अपनी अपनी ताकत के भरोसे एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन आखिर में अन्ना दबने लगी और डैन उसका गला दबाने की कोशिश करता रहा। तभी सही समय पर काले वहां पहुंच गए और अन्ना ने देखा कि काले के हाथ में हथियार था। तो काले ने वो हथियार अन्ना की ओर फेंक दी और दोनों के बीच लड़ाई हुई और अगले ही पल अन्ना ने आगे बढ़कर डैन का सिर कसकर पकड़ लिया और अन्ना ने कहा कि तुम इस जहाज से कभी बाहर नहीं जा पाओगे और कोई तुम्हें कभी याद भी नहीं करेगा। हालांकि डैन टूटी हुई गर्दन से फिर भी ठीक हो सकता था, लेकिन पूरी तरह ठीक होने से पहले ही वह चारों तरफ लगी आग में जलकर खत्म हो जाता है। इस समय आखिरी लाइफ बोट अब भी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसमें चढ़ने से पहले अन्ना एक बार फिर झिझक गई। अपनी हालत के बारे में सिर्फ वही जानती थी और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन साथियों के जोर देने पर आखिरकार अन्ना लाइफ बोट में चढ़ गई। एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद वह बाकी बचे लोगों के साथ उस क्रूज से निकलने में सफल हो गई। लेकिन बचाव का इंतजार करते समय उसकी नजर बार बार मोटी लड़की के घायल पैर पर पड़ रही थी और उसके भीतर का शिकार करने का जुनून उसे बेहद बेचैन कर रहा था। और यहीं पर सीरीज खत्म हो जाती है, लेकिन यह वायरस से भी ज्यादा दर्दनाक सच्चाई छोड़ जाती है। समुद्र में तैरता यह जहाज सिर्फ खून खराबे का मंच नहीं था, बल्कि इंसानी स्वभाव का आईना था। पिया सैकड़ों वर्षों के दर्द और गिल्ट को ढोती रही। उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए लगभग दम घोंट देने वाला प्यार दिया, लेकिन आखिरकार वह उसकी किस्मत नहीं बदल सका। डैन का पागलपन उसकी बुराई नहीं था, बल्कि नियति द्वारा दी गई यातना का अंतिम विस्फोट था और एक साधारण इंसान
इंसान अन्ना डर के बीच मजबूर होकर बड़ी हुई और आखिरकार जीवित बची और ज़ॉम्बी बन गई। वह अनजाने में वायरस को अपने साथ जमीन तक ले आई, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब समुद्र किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था तो उसे रेत में दबी एक लाश मिली। यही संकेत था कि समुद्र में शुरू हुआ यह भयानक खेल अब एक बार फिर दुनिया में